होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर। देखो, वाटर एक अहम कंपोनेंट है एक लिविंग सेल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। वाटर इसके अंदर ट्रांसपोर्टिंग मीडियम का भी काम करता है। जो ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स है, आयंस है, मिनरल्स है, ये वगैरह सॉल्व होने के लिए भी ये एज अ मीडियम काम करता है। गरज ये कि वाटर के अलावा ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है। वाटर के अलावा ज़िंदगी बनी ही वाटर से है, और यही चीज़ कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्या, हमने हर एक चीज़ को पानी से ज़िंदा बना दिया। तो वाटर, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कंपोनेंट इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनसाइड द लिविंग सेल। इंसान के वजूद के अंदर तकरीबन 70% पानी होता है। आपका जितना वज़न है, मान लो मेरा वज़न इस वक्त 86 किलोग्राम है, इस 86 किलोग्राम का 70% वज़न ये मेरे वजूद के अंदर पानी का है। लगभग बनेगा यही 60 किलो बनेगा, 60 किलो ये पानी है मेरे वजूद के अंदर। और ये डिपेंड करता है वजूद के अंदर मुख्तलिफ सेल्स में, मुख्तलिफ सेल्स की ज़रूरत के मुताबिक उसके अंदर मुख्तलिफ मकदार में पानी होता है। ठीक है, तो वाटर, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इनसाइड अ लिविंग सेल। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द लाइफ टू मेंटेन ऑन द प्लेनेट। अब चूँकि ये एक अहम कंपोनेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसलिए इसका लेवल भी मेंटेन करना है। होम्योस्टेसिस का क्या मतलब है? होम्योस्टेसिस हम पढ़ चुके हैं, मेंटेनिंग द बैलेंस इनसाइड द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके बैलेंस को मेंटेन रखने को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो अब वजूद के अंदर जो पानी है, उस पानी के मकदार, उसके लेवल को बैलेंस रखना, मतलब पानी के होम्योस्टेसिस को हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। पानी के मकदार को वजूद के अंदर बैलेंस रखने को हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। सो ऑस्मोरेगुलेशन इज़ द होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर। अब जो जानवर ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं, जो एनिमल्स ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं, तो ऑस्मोरेगुलेशन के बुनियाद पर इन एनिमल्स के दो अक़साम बनते हैं। एक को हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेटर्स और दूसरे को हम कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। ऑस्मो कन्फर्मर्स दो किस्म के जानवर हैं। ऑस्मोरेगुलेशन के बुनियाद पर दो किस्म के जानवर हैं, ऑस्मोरेगुलेटर्स और ऑस्मो कन्फर्मर्स। ऑस्मोरेगुलेटर्स वो है जिनके ये हुई इनकी बॉडी का सल्यूट लेवल, और ये हुआ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सल्यूट लेवल। एक इनके वजूद के अंदर जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का सल्यूट लेवल है। वजूद के अंदर जो पानी है, तो उस पानी में अंदर सल्यूट हल हो चुका है, तो जो सल्यूट हल हो चुका है वो सल्यूट कितना है, वो सल्यूट लेवल। और एक जो एनवायरनमेंट में, जिस माहौल में ये रह रहा है, जहाँ पर इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, अगर मछली है तो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पानी है। अगर टेरेस्ट्रियल एनिमल है, फॉर एग्जांपल हम है, तो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये हवा है। ठीक है, ये क्लाइमेट, ये कंडीशंस है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का सल्यूट लेवल, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सल्यूट लेवल क्या है, और इंटरनल एनवायरनमेंट में सल्यूट लेवल जो है, ये अगर बराबर ना हो तो ऐसे किस्म जानवर को हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेटर्स। इनको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोरेगुलेटर्स। बात समझ में आ रही है? इसी चीज़ को उल्टा कर दो, उल्टा ये कर दो, ऑस्मो कन्फर्मर्स के ये बॉडी सल्यूट लेवल, इनका बॉडी सल्यूट लेवल, और ये हुआ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सल्यूट लेवल। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो सल्यूट का लेवल है, बाहर ये जो जानवर है ऑस्मो कन्फर्मर्स, इनके बाहर जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन का सल्यूट लेवल, और इनके वजूद के अंदर जो सल्यूट है, जो सोल्यूशन है उसके अंदर सल्यूट का लेवल, ये दोनों बराबर होंगे।
अगर बाहर के माहौल का सल्यूट लेवल और अंदर वजूद के अंदर जो सल्यूट लेवल है ये दोनों बराबर हो, यकसा हो, ऐसे किस्म जानवरों को हम आस्मो कन्फॉर्मर्स कहेंगे। ये कंफर्टेबली रेगुलेट कर सकते हैं पानी के लेवल को। और अगर अंदर के वजूद का सल्यूट लेवल बाहर के माहौल के सल्यूट लेवल के बराबर ना हो, इनको हम आस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं, क्योंकि ये रेगुलेट करते हैं वाटर के लेवल को। मतलब ये कि ये हुआ पॉइंट नंबर 1, इसमें भी पॉइंट नंबर 1, इसमें भी इनका इंट्रोडक्शन हो गया। पॉइंट नंबर 2 ये कि ये लोग एक्टिवली कंट्रोल्स द लेवल ऑफ वाटर। ये पानी के लेवल को अपने वजूद के अंदर एक्टिवली कंट्रोल करते हैं। अब एक्टिवली के क्या मतलब हो गया? एक्टिवली मतलब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप पढ़ चुके हो ना, कि एनर्जी को खर्च करने के साथ जो काम किया जाता है उसको हम एक्टिव काम कहते हैं। तो इसका मतलब ये जो जानवर होते हैं आस्मो रेगुलेटर्स, ये एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने वजूद के अंदर पानी के लेवल को बरकरार रखते हैं, पानी के लेवल को कंट्रोल करते हैं एनर्जी का इस्तेमाल करके। एनर्जी के बगैर इनके वजूद के अंदर पानी का लेवल बरकरार नहीं हो सकता। अब चूंकि इनका सल्यूट लेवल बाहर के माहौल के सल्यूट लेवल के मुताबिक है, तो इनके वजूद से जितना पानी निकलेगा उतना अंदर भी आएगा। तो इसलिए दे पैसिवली कंट्रोल लेवल ऑफ वाटर। इनके वजूद के अंदर पानी का लेवल खुद कंट्रोल होता है विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। एनर्जी की ज़रूरत क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनके वजूद का सल्यूट लेवल बाहर के माहौल का सल्यूट लेवल वो यकसा है। तो इनके वजूद से जितना पानी बाहर निकलेगा, बाहर से उतना पानी खुद बहुत अंदर आएगा। बात समझ में आ रही है? और आस्मो रेगुलेटर्स में चूंकि बॉडी का सल्यूट लेवल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के सल्यूट लेवल से मैच नहीं कर रहा, मैच नहीं हो रहा, इसलिए या तो इनके वजूद से पानी बाहर निकलेगा या इनके वजूद के अंदर पानी आएगा। तो पानी का लेवल इम्बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस से आउट हो जाएगा, कंट्रोल से आउट हो जाएगा। सो इसी लेवल को बैलेंस रखने के लिए फिर ये एनर्जी का यूज़ करते हैं और एक्टिवली अपने वजूद के अंदर वाटर का लेवल मेंटेन रखते हैं। इनको हम कहते हैं आस्मो रेगुलेटर्स। ये हुए आस्मो कन्फॉर्मर्स। ये दोनों वो जानवर है जो कि समंदर के अंदर होते हैं, पानी के अंदर होते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करने से पहले, ताकि हम आस्मो रेगुलेटर्स और आस्मो कन्फॉर्मर्स को अच्छी तरह से जान सकें, ये 3 चीज़ें आपको जाननी चाहिए। ये 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है। एक है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, एक होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। देखो ये एक सोल्यूशन है, ठीक है, और ये सोल्यूशन का बाहर एनवायरनमेंट है। ये सोल्यूशन है ये, और ये इर्द गिर्द इसका बाहर एनवायरनमेंट है। अब हाइपर हाइपो ये आप जानते हो, हाइपर का मतलब है ज़्यादा, मोर, हाइपो का मतलब है कम, लिस, और आइसो का मतलब है सेम, यक जैसे, एक जैसे। हाइपरटोनिक, अच्छा अब ये जो पहला वर्ड है हाइपर या हाइपो, ये विद रिस्पेक्ट टू सल्यूट यूज़ हो रहा है। किस चीज़ के रिस्पेक्ट में यूज़ हो रहा है? सल्यूट के रिस्पेक्ट में, मतलब ये सल्यूट को इशारा करती हैं। अब सोल्यूशन नंबर 1 जो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, इसका मतलब है ये वो सोल्यूशन है जिसमें सल्यूट ज़्यादा है। कहाँ सल्यूट ज़्यादा है? ये सोल्यूशन है, ये इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के निस्बत इस सोल्यूशन के अंदर अगर सल्यूट ज़्यादा मकदार में हो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के निस्बत अगर सोल्यूशन के अंदर सल्यूट ज़्यादा मकदार में हो, तो ऐसे सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहेंगे, मोर सल्यूट लेवल इन इट। ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपो का मतलब है लेस, कम, तो इसका मतलब वो सोल्यूशन जिसके अंदर सल्यूट का लेवल बाहर माहौल के कंपैरिजन में कम हो। सोल्यूशन के अंदर अगर सल्यूट का लेवल बाहर माहौल के कंपैरिजन में उसके मुकाबले में कम हो, तो इसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, लेस सल्यूट। आइसोटोनिक सोल्यूशन सेम, अगर सोल्यूशन के अंदर सल्यूट लेवल बाहर माहौल के सल्यूट लेवल के साथ यकसा हो, एक जैसे हो, तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। यहाँ तक बात पकड़ में आ गई, ठीक है। अब इसके साथ साथ पानी के लेवल को भी देखो।
हाइपरटॉनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जिसमें पानी कम है, लेस है। यहाँ पर हाइपर का मतलब है मोर, लेकिन ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है? सल्यूट के लिए। और पानी जो है वो सॉल्वेंट है, तो अगर सल्यूट ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब पानी जो होगा वाटर जो कि सॉल्वेंट है वो कम मिकदार में रह गया, क्योंकि या तो सल्यूट ज़्यादा होगा या सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। अब सल्यूट ज़्यादा है तो इसका मतलब बाहर माहौल के निस्बत इसके अंदर एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर सॉल्वेंट का मकदार कम है, लेस है। हाइपरटॉनिक सोल्यूशन में पानी का मकदार कम होता है। हाइपोटॉनिक सोल्यूशन में चूंकि सल्यूट कम है इसलिए इसके अंदर जो पानी होगा वो ज़्यादा होगा, मोर होगा, और आइसोटॉनिक सोल्यूशन के अंदर सेम होगा। थोड़ा सा ऊंच नीच हो रहा है, वो वॉबलिंग शायद दिमाग में हो रहा है तेरे। थोड़ा सा बैठ कर इसको गौर के साथ पढ़ लेना, जो मैंने कहा है खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाइपरटॉनिक सोल्यूशन जिसमें सल्यूट ज़्यादा हो, सल्यूट ज़्यादा है तो पानी कम होगा। हाइपोटॉनिक सोल्यूशन जिसमें सल्यूट कम है, सल्यूट कम है तो पानी ज़्यादा होगा। आइसोटॉनिक सोल्यूशन जिसमें सल्यूट पानी ये एक जैसे है, बाहर माहौल के निस्बत, बात सारी बाहर माहौल के निस्बत हो रही है, ठीक है। अब इन आस्मो रेगुलेटर्स और आस्मो कन्फर्मर्स के एग्जाम्पल को थोड़ा सा देख लेते हैं। नंबर 1 देख लेते हैं, फ्रेश वाटर एनिमल्स। फ्रेश वाटर एनिमल्स वो एनिमल्स जो साफ पानी में रह रहे हो, फ्रेश वाटर में रह रहे हो। देखो यहाँ पर मैं एक माहौल बना लेता हूँ, इसके अंदर एक मस्त मछली छोड़ लेता हूँ, ठीक है। ये खूबसूरत सी ट्राउट फिश है, अच्छी है, अच्छा खूबसूरत फिश है, ठीक है। अब ये जो मछली रह रही है, ये जिस पानी में रह रही है वह पानी फ्रेश वाटर है, ठीक है। अब फ्रेश वाटर का मतलब यहाँ पर पानी ज़्यादा है। पानी ज़्यादा है तो इसका मतलब अगर बाहर पानी ज़्यादा है तो अंदर पानी बाहर के निस्बत कम होगा, यहाँ पर पानी कम होगा। और पानी कम कहाँ पे होता है? कम पानी हाइपरटॉनिक सोल्यूशन में। इसका मतलब इस मछली के अंदर जो सोल्यूशन है, इसके बॉडी का सोल्यूशन स्टेट जो है वो है हाइपरटॉनिक। गौर से सुनो, ठीक है। फ्रेश वाटर मतलब फ्रेश वाटर है, इसके अंदर सोल्यूट्स कम है, साल्ट्स वगैरह कम है, उसी को हम फ्रेश वाटर जो हम पीते हैं वो फ्रेश वाटर है। तो हम पीते वही पानी है जिसमें नमक कम होता है, जिसमें सोल्यूट्स कम होते हैं, तो उसके अंदर जायका नहीं होता, हमारी प्यास भी बुझ जाती है, उसको हम कहते हैं फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर के अंदर सोल्यूट का लेवल कम होता है, सोल्यूट का लेवल कम हुआ तो पानी ज़्यादा हो गया, तो बाहर पानी ज़्यादा है। अब अगर बाहर पानी ज़्यादा है तो इसका मतलब इसके निस्बत अंदर पानी कम है। अंदर पानी कम है तो पानी किस सोल्यूशन में कम होती है वो यहाँ पर हम जान चुके हैं। हाइपरटॉनिक सोल्यूशन में पानी कम होता है, हाइपरटॉनिक सोल्यूशन में सोल्यूट ज़्यादा होता है। तो मछली के अंदर जो सोल्यूशन है वो हाइपरटॉनिक है, उसमें पानी कम है, सोल्यूट ज़्यादा है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि बाहर पानी ज़्यादा है, अंदर पानी कम है, तो पानी मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसलिए बाहर से पानी अंदर दाखिल होने लगेगा। बाहर से पानी अंदर दाखिल होने लगेगा तो ये पानी अंदर आएगा। अब इसका मतलब इसके अंदर जो पानी का लेवल है, अगर ये इसको मेंटेन रखना चाहता है तो जो पानी अंदर आ रहा है वो इस लेवल को बढ़ा रहा है, और ये क्या करेगा? उसी लेवल को कम करेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अब ये दो देखो, ये आस्मो रेगुलेटर्स है, ठीक है, क्योंकि बाहर और अंदर का लेवल सेम नहीं है, तो ये आस्मो रेगुलेटर्स है। अब ये क्या करता है? ये आस्मो रेगुलेटरी फिश है, ये क्या करता है? ये ज़्यादातर डाइल्यूट यूरिन को एक्सक्रीट करता है, जो पानी ज़्यादा मकदार में आ रहा है उसको वापस निकालता है। बात समझ में आ रही है ना? यूरिन की शक्ल में, डाइल्यूट यूरिन की शक्ल में जो ज़्यादा पानी आ रहा है वो इसको निकाल लेता है। अच्छा, अब देखो, पानी को तो निकाल लिए इसने, अब पानी को ये निकाल रहा है चूँकि हमको पता है कि बाहर यहाँ पर हाइपरटॉनिक सोल्यूशन है, सल्यूट का लेवल ज़्यादा है, तो बाहर जो सल्यूट होगा सल्यूट वो कम होगा। अब बाहर सल्यूट कम है और अंदर सल्यूट ज़्यादा है, तो सल्यूट इस डाइल्यूट यूरिन के ज़रिए बाहर आएगा। अब ये क्या करेगा? इसके जो किडनीज़ है, इसके किडनीज़ उसी सल्यूट को कंट्रोल करती हैं।
फ़िश के अंदर जो किडनी है उस किडनी को ये सिखाया गया है, चूँकि तख्लीक करदा मखलूक है, अल्लाह ने बनाया है तो अल्लाह ने सिखाया भी इसको होगा कि ये जो किडनी है आपको क्या करना है, इस माहौल के अंदर सल्यूट का लेवल बाहर कम है, तुम्हारे पास ज़्यादा है तो सल्यूट बाहर जाएगा, और अगर सल्यूट बाहर चला गया तो तुम्हारे अंदर तो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर इम्बेलेंस हो गया, ऑस्मोरेगुलेशन, तो फिर ये हुआ ही नहीं। इसलिए जो सल्यूट बाहर भागेगा उसी सल्यूट को ये किडनी रोकेगी। अब चाहे जितना भी रोक ले, अगर धड़ाधड़ एक क्राउड के शक्ल में बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हो तो मैं सारों को तो रोक लूँगा, एक दो फिर भी निकल जाएंगे, ठीक है, बगल में चुप के चोरी वो निकल जाएंगे। अब इसी तरह चुप के चोरी यहाँ से कुछ सल्यूट तो इस डाइल्यूट यूरिन में निकल जाते हैं। जब यहाँ से कुछ डाइल्यूट यूरिन निकल जाते हैं तो ये जो फिशेस होते हैं इनके स्किन के ऊपर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं आयनोसाइट्स। ये बाहर से एनर्जी का यूज़ करके ये क्या करते हैं, ऑस्मोरेगुलेटर्स है तो एनर्जी का यूज़ करते हैं, ठीक है, एनर्जी का यूज़ करके बाहर से आयन्स सल्यूट को पकड़कर वापस अंदर लाती है। आयनोसाइट्स वो सेल्स है जो सल्यूट को बाहर से पकड़कर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सल्यूट को पकड़कर वापस अंदर ले आने की कोशिश करते हैं, इन सेल्स को हम आयनोसाइट्स कहते हैं। तो जो 1, 2, 3 सल्यूट चुप के चोरी डाइल्यूट यूरिन में निकल चुके हैं, किडनी के कंट्रोल से निकल चुके हैं, भाग चुके हैं, उनको वापस लाना इन आयनोसाइट्स का काम है, या उनको या उन जैसे और सल्यूट अगर बाहर मौजूद हो तो एक्चुअली एनर्जी का यूज़ करके। एनर्जी का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ से लेस कंसंट्रेशन से मोर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है, अंदर सल्यूट कम है, अंदर सल्यूट ज़्यादा है, बाहर सल्यूट कम है, तो कम से ज़्यादा की तरफ अगर किसी चीज़ को ले आना है तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसलिए आयनोसाइट एनर्जी का यूज़ करके बाहर से जो सल्यूट कम मकदार में है वहाँ से अंदर जहाँ पर सल्यूट ज़्यादा है सल्यूट को ले आते हैं, और सल्यूट का लेवल इसी तरह मेंटेन रहता है। जो ज़्यादा पानी होता है वो डाइल्यूट यूरिन की शक्ल में निकलता है तो पानी का लेवल भी मेंटेन होता है, तो सल्यूट बाहर नहीं ज़्यादा जा सकते हैं और पानी ज़्यादा अंदर नहीं आ सकता। इसी तरह से ऑस्मोरेगुलेशन होता है, वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का और सल्यूट का जो पानी के अंदर है सबका लेवल मेंटेन होता है। इस तरह से फ्रेश वाटर एनिमल्स जो कि ऑस्मोरेगुलेटर्स है अपने अंदर ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं, ठीक है। नंबर 2 को एक्सप्लेन कर लेते हैं जो कि है मेरीन वाटर एनिमल्स। अब ये वो एनिमल्स है जो मेरीन वाटर में रह रहे हैं, यहाँ पर इनका भी एक समंदर बना लेंगे इनके लिए, ठीक है। यहाँ पर अब कुछ शार्क वार्क वगैरह बनाएंगे, ठीक, जो समंदर में रहता है, शार्क। बिल्कुल वो मेंढक का लार्वा बना दिया, लेकिन खैर काम चला लो, ठीक है, मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ यहाँ पर। ये मान लो शार्क मछली है जो कि मेरीन वाटर में रह रही है। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, मेरीन वाटर है। अच्छा, अब मेरीन वाटर के अंदर जो सल्यूट होता है, सल्यूट वो ज़्यादा मकदार में होता है। अब सल्यूट ज़्यादा मकदार में बाहर हुआ तो इसका मतलब जो सल्यूट अंदर है वो कम मकदार में है। बाहर सल्यूट ज़्यादा है यूनिट वॉल्यूम में, तो अंदर यूनिट वॉल्यूम में सल्यूट कम होगा। ये भी ऑस्मोरेगुलेटर्स है, इसलिए बराबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर बराबर हो, ऐसे हो, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कम होते हैं, यहाँ पर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स ज़्यादा होते हैं। ऑस्मोरेगुलेटर्स यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर ऑस्मोरेगुलेटर्स कम होते हैं, ठीक है। तो ये हम बात ज़्यादातर जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ये ऑस्मोरेगुलेटर्स की है। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में तो एक्सप्लेनेशन की कोई बात ही नहीं है, वहाँ तो आइसोटोनिक सोल्यूशन चल रहा है, जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही पानी बाहर जा रहा है, जितना सल्यूट अंदर आ रहा है उतना ही सल्यूट खुद ब खुद बाहर जा रहा है। तो उसमें कोई कम्प्लेक्सिटी, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई मॉडिफाइड जो मॉडिफिकेशन उनके वजूद के अंदर एवोल्यूशन के थ्रू हुई है वो इनमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनके अंदर वो है नहीं। तो ये ऑस्मोरेगुलेटर्स की हम बात कर रहे हैं। मेरीन वाटर है, बाहर सल्यूट ज़्यादा है तो अंदर सल्यूट कम होगा। अब सल्यूट जब कम है, ऐसे सल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सल्यूशन, जिसमें सल्यूट कम है, पानी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, सल्यूट कम है। तो यहाँ पर कौन सा सल्यूशन हुआ, यहाँ पर मैं लिख लूँगा हाइपोटोनिक सल्यूशन। इसका मतलब यहाँ पर जो पानी है, पहले पानी की बात कर लेते हैं, ठीक है, वो पानी है ज़्यादा, और बाहर जो पानी है वाटर यूनिट वॉल्यूम में वो है कम।
इसका मतलब अब ज़्यादा से चूँकि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पानी जाएगा तो पानी अंदर से बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। पानी क्या करेगा? अंदर से बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब क्यों करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि वहाँ पर पानी बाहर कम है। ठीक है, अच्छा अब देखो, पानी चूंकि अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, मोर कंसंट्रेशन है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, बाहर हाइपरटोनिक एस के निस्बत है, तो ये पानी अंदर से बाहर लिस की तरफ जाएगा। अब चूंकि पानी निकल रहा है, वजूद से निकल रहा है, तो पानी कम होगा। पानी को वापस इसका लेवल ऊपर लाने के लिए, बरकरार रखने के लिए ये क्या करते हैं? ज़्यादा पानी पीते हैं। नंबर 1 ड्रिंकिंग मोर वाटर, ये ज़्यादा पानी पी लेते हैं, ज़्यादा पानी बाहर से पी लेते हैं। ज़्यादा पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि इनके वजूद से पानी निकल रहा है, बाहर माहौल में जा रहा है, क्योंकि बाहर पानी कम है, अंदर पानी ज़्यादा है। तो ये क्या करते हैं? इसको आस्मो रेगुलेशन, अपने वजूद में पानी का लेवल बरकरार रखने के लिए आस्मो रेगुलेटर से क्या करते हैं? ज़्यादा पानी को पीते हैं। ठीक, अब देखो, चूँकि ये ज़्यादा पानी को पीते हैं तो पानी कहाँ से आ रहा है? इसी मेरीन वाटर का हिस्सा है। ये पानी मेरीन वाटर है, तो इसके अंदर जो सल्यूट है, जो साल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह साल्ट्स, ये तो ज़्यादा मकदार में है, मोर है। तो जब ये पानी पिएगा, अब जाहिर बात है इसके मुंह के अंदर कोई फ़िल्टर तो लगा नहीं है कि सल्यूट को रोक ले और सिर्फ खाली पानी को अंदर जाने दे। इसका मतलब अगर ये पानी पिएगा, इसके साथ साथ ये साल्ट भी आकर इसके मुंह के अंदर घुस जाएंगे, साल्ट भी चले जाएंगे, सल्यूट भी चले जाएंगे। अब जब सल्यूट अंदर जा रहा हो तो सल्यूट का लेवल अंदर क्या होगा? बढ़ेगा। आस्मो रेगुलेशन में वाटर के साथ साथ सल्यूट का लेवल भी मेंटेन रखना पड़ता है। तो अब ये क्या करेगा? ये फिश वो सल्यूट के लेवल को नीचे ले आने की कोशिश करेगा। यही काम इसके अंदर करता है। क्या करता है? इसके रिक्टम में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम रिक्टल ग्लैंड्स कहते हैं। वो रिक्टल ग्लैंड्स इन साल्ट्स को, इन सल्यूट को पकड़ लेता है, और जब ये अपने फजलात को निकालता है, यहाँ से एडजस्शन करता है, उस एडजस्शन के दौरान ये रिक्टल ग्लैंड रिक्टम में ये साल्ट छोड़ लेता है और वो इस साल्ट को उन वेस्ट प्रोडक्ट के साथ एडजस्ट कर लेता है, निकाल लेता है। और इसके साथ रिक्टल ग्लैंड के साथ ये काम किडनीज भी करते हैं, किडनीज भी इनकी मदद करते हैं साल्ट्स के लेवल को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो ज़्यादा साल्ट इनके वजूद के अंदर आ रहा है, क्योंकि ये ड्रिंकिंग मोर वाटर, मेरीन से ज़्यादा पानी पी रहा है, मेरीन वाटर से, तो जो साल्ट अंदर जा रहे हैं उन ज़्यादा साल्ट के ज़्यादा लेवल को ये रिक्टम में रिक्टल ग्लैंड्स के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं, पकड़कर बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से मेरीन वाटर में जो आस्मो रेगुलेटर्स है वो आस्मो रेगुलेशन करते हैं। बात पकड़ में आ रही है या नहीं? तीसरा जो दिया गया है वो टेरेस्ट्रियल है। अब टेरेस्ट्रियल में बहुत ज़्यादा बहस मौजूद है, लेकिन यहाँ पर शॉर्टकट आपके सिलेबस में दिया गया है, तो चलो हम भी शॉर्टकट कर लेंगे। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ये एक कहते हैं कि बाज़ एनिमल्स के ऊपर काइटिन होता है। काइटिन जो है इट प्रिवेंट्स इवापोरेशन। एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं इनके वजूद से इवापोरेशन होता है, जैसे मेरे वजूद से अभी हो रहा है स्वेटिंग की शक्ल में, तो पानी तो लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इनके वजूद से चूँकि इवापोरेशन होता है, अगर पानी इवापोरेशन के थ्रू ज़्यादा ज़ाया हो जाए तो आस्मो रेगुलेशन तो काम का ही नहीं रहेगा। आस्मो रेगुलेशन करेगा कि पानी ज़्यादा ज़ाया ना हो जाए, तो इसका मतलब कि वजूद से जो इवापोरेशन होता है उसको ये रोकेगा। उसको रोकने के लिए बाज़ एनिमल्स के चमड़े के ऊपर एक सख्त मटेरियल काइटिन होता है, वो इवापोरेशन को रोकता है कि पानी इवापोरेशन के थ्रू ज़्यादा चला ना जाए बाहर। काइटिन का के जो एनिमल्स है वो ज़्यादातर आर्थ्रोपोड्स है, घूंघटे वगैरह, काकरोच वगैरह। उसमें अगर आप काकरोच पर पाँव रख दो तो वो जो क्रच का आवाज़ आता है वो क्रच काइटिन करता है। उसके ऊपर जो स्मूथ लेयर होता है काकरोच के ऊपर, नरम मुलायम स्मूथ लेयर देखा है, उसी को हम कहते हैं काइटिन। ठीक है, तो काइटिन के थ्रू। इसी तरह केराटिनाइज्ड स्किन सेल्स होते हैं, केराटिनाइज्ड स्किन सेल्स।
स्किन एक प्रोटीन से बनता है जिसको हम केराटिन कहते हैं, इसी केराटिन से नाखून भी बनते हैं। अब ज़्यादातर स्किन सेल में जब स्किन सेल चाहता है कि एवापोरेशन को रोके ताकि ज़्यादा एवापोरेशन ना हो, तो ये अपने ऊपर केराटिनाइज्ड स्किन सेल्स चला लेते हैं। उसके ऊपर केराटिन, उस सेल्स के ऊपर एक पतला सा केराटिन का लेयर आ जाता है और केराटिन प्रोटीन इस एवापोरेशन को फिर रोकता है। तो इसी तरह से ये भी ऑस्मोरेगुलेशन करता है, पानी के लेवल को मेंटेन रखता है। बात समझ में आ रही है? डेजर्ट के एनिमल्स की बहस शायद हुई है, देख लो, हुई है डेजर्ट एनिमल्स की। अच्छा, तो डेजर्ट एनिमल्स क्या करते हैं? डेजर्ट में चूंकि पानी नहीं होता है तो डेजर्ट एनिमल्स ज़्यादातर सीड, प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो खाते हैं। तो सीड्स की जब ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म हो जाती है तो इनकी मेटाबॉलिज्म की वजह से वाटर जो है एज अ बाय प्रोडक्ट पैदा हो जाता है। देखो, जिस तरह फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है ना, तो फोटोसिंथेसिस में वाटर बाय प्रोडक्ट पैदा हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह सीड्स की अगर इन डेजर्ट एनिमल्स के अंदर ऐसा मैकेनिज्म सिस्टम होता है कि ये सीड्स को खाए, तो सीड्स की ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म से इसको एनर्जी भी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बाय प्रोडक्ट पैदा हो रहा है, उसी तरह बाय प्रोडक्ट वाटर भी पैदा हो जाता है। इसी वाटर को ये रिटेन कर लेते हैं, इसका वजूद जो होता है वो रिटेन कर लेता है, बाहर जाने नहीं देता। और फोटोसिंथेसिस की मिसाल मैंने दी, फोटोसिंथेसिस की नहीं, रिस्पायरेशन की बात कर रहा था, ठीक है। रिस्पायरेशन में जैसे वाटर बाय प्रोडक्ट पैदा होता है, इसी तरह यहाँ पर भी पैदा हो जाता है। हम तो अपने लंग्स के थ्रू उन वाटर वेपर्स को बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये नहीं निकालते, ये वाटर को मेंटेन रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनके वजूद को पता है कि बाहर गर्मी पड़ रही है, सख्त गर्मी है, सहरा है, यहाँ पर पानी किसके चोपड़ी में आप घूमोगे, पानी देखोगे कि थोड़ा सा पानी दे दो, वहाँ पर तो कोई है नहीं, अगर कोई हो तो उसके साथ अपना थोड़ा पानी होगा, तुझे लाद देगा, खाक देगा। तो इसलिए ये लोग सीड काकर जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म सीड का होता है, उससे जो पानी एज अ बाय प्रोडक्ट पैदा हो जाता है उसको अपने वजूद के अंदर रिटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑस्मोरेगुलेशन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में होता है। ये हुआ सारे का सारा वो एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन जो आपके सिलेबस के मुताबिक है ऑस्मोरेगुलेशन का है। इसके अंदर और भी बहुत दिलचस्प एग्जांपल्स मौजूद है ऑस्मोरेगुलेटर्स के, लेकिन चलो टू द पॉइंट पहले ये पढ़ लेते हैं। ये याद हो गया तो वो भी पढ़ लेंगे, मसला नहीं है, ठीक है।